जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। यानी कि औसतन हर भारतीय 32 साल तक जी पा सकता था, इतनी उम्र थी। अब आप सोचिए आपकी जितनी उम्र है उसमें 32 साल होते में जितने साल बचे हैं, उतने साल अगर आपकी उम्र हो गई उस टाइम पे, तो यानी ये था कि आप उस जीवन को जी चुके हैं जो औसत हर भारतीय की एक निकल के आती है जीवन प्रत्याशा। लेकिन आज की डेट में तो ये 70 साल से भी ज्यादा है। और हर किसी को अच्छी चिकित्सा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी सुविधाएं भी मिल रही हैं, इस वजह से वो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। लेकिन तब देश के हालात ऐसे नहीं थे। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 12% की साक्षरता दर, यानी कि 100 में से सिर्फ 12 लोग ही थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते, तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले भी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत पीछे थी, क्योंकि देश का पूरा धन या संपदा कहें तो किसके पास उसका अधिकार था? ब्रिटेन के पास। उसने अपने हितों का इस्तेमाल किया। तो अब ये बात जानना जरूरी हो जाती है कि देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, उसके पहले भारत की क्या स्थिति थी। यानी कि हम 14 अगस्त 1947 तक की भारत की स्थिति को एक बार जरा हल्की नजर से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक जरूरी जानकारी कि फ्रीडम सेल, यानी कि जो कि 16 अगस्त तक रहने वाली है दृष्टि आईएएस की, उसका आखिरी डेट नजदीक आ चुका है। तो अगर आप दृष्टि आईएएस के जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं उनका फायदा लेना चाहते हैं 50% तक की कम कीमत पे, तो अभी जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए 8750187501 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे टिक कर सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा कि आईएएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी को शुरू से शुरू कराते हुए अंत तक लेके जाता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट जीएस की तैयारी कराई जाती है। 400 प्लस क्लासेस हैं, उसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके साथ ही आपको प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसके लिए बस करना यह है कि आपको इस नंबर पे कॉल करना है 8750187501। हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो 15 अगस्त की सुबह एक नई तारीख नहीं थी, बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी। इसका मतलब ये था कि 15 तारीख को सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। और सत्ता का हस्तांतरण होने का मतलब ये है, जब हम आजादी की बात करते हैं तो अब जो भी फैसले लेंगे वो भारत के लोग लेंगे, भारत के लिए। अभी तक फैसले कहां से हो रहे थे? ब्रिटेन की तरफ से हो रहे थे। तो वो चीज नहीं रहेगी। और सत्ता का हस्तांतरण कौन कर रहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वायसराय थे। तो 15 अगस्त को भारत को सत्ता का हस्तांतरण दिया गया। तो माउंटबेटन एक साथ दो जगह तो जा नहीं सकते थे। तो दरअसल वो 14 अगस्त को कहां चले गए थे? 14 अगस्त को चले गए थे कराची। कराची गए क्यों? पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण देने के लिए। तो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वो लोग अपना मनाते हैं। तो कराची के बाद फिर राजधानी बाद में बदल गई थी, इस्लामाबाद हो गई थी पाकिस्तान की। लेकिन 14 अगस्त को माउंटबेटन यहाँ थे, इस वजह से भारत को 15 अगस्त को सत्ता मिलती है। अब उसके बाद 14 अगस्त को लेकिन बहुत सारे फैसले लिए जा रहे थे कि भाई अगले दिन से चीजें बदलनी है, कैसे कौन होगा, तो कैबिनेट के मंत्री कौन कौन होंगे, हर मंत्रालय की, ये सब कुछ तय हो रहा था। तो वो फाइनल नाम भी 14 अगस्त तक आ गए थे। और इसके साथ ही ये तय हो गया था कि अब विधायिका आने वाले, यानी कि जब देश का पहला चुनाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे अगली बात ये आती है कि 14 अगस्त इतना खास क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है कि एक सत्ता हस्तांतरण के पहले एक पूरी प्रक्रिया, जैसे कि आप देखिए कोई शादी हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो वो फंक्शन का डेट और टाइम तो एक फिक्स होता है, लेकिन उसके पहले की एक अरेंजमेंट होती है। वो सब कुछ चल रहा था। एक लंबी जटिल प्रक्रिया, नई सरकार की व्यवस्था, मंत्रालयों की जिम्मेदारी। और उसके बाद फिर 14 अगस्त की शाम को क्या होता है, रात को क्या होता है? रात को एक खास भाषण होता है। जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो वो बहुत फेमस, महत्वपूर्ण और दुनिया के सबसे प्रमुख भाषणों में से एक माना जाता है। अब विधायिका कैसे बनी ये समझिए। देश में चुनाव हुआ नहीं था। अब चूंकि देश आजाद हो रहा है तो आजाद देश की अपनी एक विधायिका तुरंत की बननी चाहिए। तो 15 अगस्त के लिए, यानी कि 15 अगस्त से जो विधायिका काम करेगी, तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी, जिसके तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा में जो लोग चुने गए थे, उनके लिए क्या आम भारतीय लोगों ने वोट किया था? नहीं किया था। तो क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। संविधान सभा में जो लोग गए थे वो चुने हुए लोग थे, लेकिन उन्हें चुना कैसे था? जो प्रांतीय विधानसभाओं ने सदस्य चुने थे, उनमें उनके द्वारा चुनाव हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो 389 सीटें थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत की, 93 रियासतों के लिए थी, और जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस को 82% के आसपास का बहुमत मिला, बाकी कुछ मुस्लिम लीग को कहीं ज्यादातर। लेकिन उसके बाद फिर विभाजन वाली जब स्थिति आई तो संविधान सभा के कुछ लोग कहाँ चले गए? मुस्लिम लीग के साथ चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए। तो संख्याओं में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिलता है।
लेकिन पहला लोकसभा चुनाव फिर कब होता है? 1951-52 में, 4 साल बाद। तो संविधान सभा क्या कर रही थी? संविधान तैयार कर रही थी, और संविधान जैसे ही अस्तित्व में आता है 1950 में, उसके बाद पहला चुनाव 51-52 में होता है। अब चूंकि 15 अगस्त से मैंने बोला कि अब सरकार देश की चलनी है, तो उस देश की सरकार में मंत्रालय होंगे, मंत्री होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े हुए। फिर उसके बाद सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। फिर गृह मंत्रालय भी इनके पास था, सूचना प्रसारण, और रियासतों को एक करने के लिए इन्होंने जो काम किया वो तो हमें पता ही है। तो रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 562, फिर उसके बाद आगे की रियासतें। तो वो सारा चुनाव जो मुद्दा था आगे आने वाले वर्षों में सॉल्व हुआ। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना आजाद शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, बी.आर. अम्बेडकर कानून, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। अब यहाँ पे याद रखिएगा, एकमात्र महिला है इसमें पहली कैबिनेट में, देश की जो आजादी के समय पहली कैबिनेट बन रही है। तो ये नाम राजकुमारी अमृत कौर अलग से याद रखिए, आर.के. षणमुगम चेट्टी वित्त मंत्रालय इनको मिला। फिर कैबिनेट में वैचारिक विविधता भी देखने को मिली, क्योंकि कैबिनेट में एक प्रकार की विचारधारा नहीं थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी थे, जो आगे चल के रिपब्लिकन पार्टी बना रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो आगे चलकर जनसंघ बनाएंगे, और उसी को कहा जाता है बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी। और इसका मकसद क्या था? अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग नजरिए के लोग कांग्रेस में उस वक्त शामिल थे। तो ये था कि व्यापक प्रतिनिधित्व इस देश का दिखाई दे जिस पार्टी की सरकार बन रही है। अब उसके बाद अगली बात थी, क्या कैबिनेट अचानक बनी थी? क्या 14 अगस्त को ही तय हुआ कि नहीं नहीं कैबिनेट ये बनेगी, एकदम से फैसला हुआ? तो ऐसा नहीं था। 4 अगस्त को ही नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को नाम भेज दिए थे। मंत्रालयों का अंतिम बंटवारा पहली कैबिनेट बैठक में तय हुआ था। तो ये बात अब यहाँ से शुरू होती है कि संविधान सभा का जो सत्र है 14 अगस्त का, वो याद रखिएगा ऐतिहासिक है, क्योंकि यहीं पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया गया, जब दुनिया सोएगी भारत जीवन स्वतंत्रता के लिए जागेगा। हिंदी रूपांतरण है। अब यहाँ पे अगली बात आती है कि अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या थी कि भारत के संदर्भ में ये भाषण में बात कहेगी कि अभी गरीबी, अज्ञानता, बीमारी से जूझते लोग हैं। हमें उस तरफ, उस दिशा में आगे बढ़ना है, और उस दिशा में भारत आगे बढ़ता है। और स्टेप बाय स्टेप देखें तो फिर वो अचीवमेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्या हालात थे और फिर क्या हम आज की स्थिति में हैं, वो भी बताऊंगा। अब राष्ट्रीय ध्वज के एक बार जान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 की तारीख है, जब इसे 3 हफ्ते पहले ही अपना लिया गया था। तो पुराना झंडा जो 1931 का था कांग्रेस का, उसकी जगह पे इसे अपनाया गया था। तो वहां पे क्या हुआ कि चरखा था पहले, तो चरखे की जगह क्या कर दिया गया? अशोक चक्र को। अशोक चक्र आपको पता है ना, बीच में होता है, तो अशोक चक्र में 24 तीलियां जो होती हैं, तो ये कहां से लिया गया था? सारनाथ के स्तंभ से, अशोक के। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? अशोक चक्र। और बाकी केसरिया, सफेद और हरा, और इसका अपना एक मतलब भी कहा जाता है। और अशोक चक्र का कलर क्या होता है? नीला होता है। तो ये गति का प्रतीक है कि जीवन हमेशा गतिमान ही होना चाहिए, देश को भी होना चाहिए। और एक बड़ी औपचारिक बात होती है कि जब कोई देश आजाद हुआ है, किसी देश की गुलामी में था, तो जिस देश ने गुलाम बनाया था उसकी सेना वहां क्या करेगी? तो उस एक प्रतीकात्मक रूप से उस सेना को भी तो जाना था। उस सेना की वापसी की तैयारी भी चल रही थी, और वो वापसी यानी कि सेना की पहली टुकड़ी 14 अगस्त को तो नहीं की, लेकिन वो जो तैयारी चल रही थी उसका असर ये हुआ कि 17 अगस्त 1947 को बॉम्बे से रवाना हुई सेना। अब अगली बात देखिए आती है कि आर्थिक मोर्चे पर स्टर्लिंग बैलेंस की बात एक थी। अब ये स्टर्लिंग बैलेंस क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन ने भारत से बहुत सारी चीजें प्राप्त की थी, जैसे कि भारत से बहुत सारा सामान, सैनिक सुविधाएं, और यहाँ पे नगद भुगतान के बजाय लंदन में क्या हो रहा था, एक खाते में सारा कुछ ही जो भारत से लिया जा रहा था उधार के तौर पे दर्ज किया जा रहा था। और युद्ध के अंत तक 1.3 अरब पाउंड तक यह पूरा खर्च पहुंच गया। तो 3.5 करोड़ पाउंड 31 दिसंबर 1947 का खर्च हेतु भारत को उपलब्ध कराने की बात कही गई, और आरबीआई के पास 3 करोड़ पाउंड का कार्यशील बैलेंस तय हुआ। तो ये जो है, कहते हैं कि जो देश आजाद करके जा रहा है वो पैसे भी दे रहा है। तो पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि वो भारत के हक के पैसे की बात हो रही थी। फिर अगली बात आती है रियासतों की चुनौती। हमने कहा कि 560 से ज्यादा, क्योंकि कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, 562, फिर उसके बाद प्लस आगे की, तो उसको भी आगे जोड़ना था। उसके लिए एक बड़ी चिंता थी, जिसके लिए गृह मंत्रालय से सरदार पटेल का जो योगदान था, हम सब जानते हैं, लौह पुरुष, वो अतुलनीय था। अब अगली बात आती है, भारत तुरंत गणराज्य नहीं बना था। भारत, हम कहते हैं कि 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन गणराज्य नहीं बना, क्योंकि भारत का अपना संविधान नहीं था, भारत की अपनी खुद की व्यवस्था नहीं थी कि जिस व्यवस्था पे देश चलेगा।
तो इस वजह से कहा गया कि भारत उस वक्त एक डोमिनियन है, यानी कि आजाद तो है लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, यानी कि एक प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स जो हैं वो राष्ट्र के प्रमुख हैं भारत के। अब लेकिन डिसीजन भारत के स्तर पे ही होगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हम कह सकते हैं। तो गवर्नर जनरल जो माउंट बेटन थे, तो अब यहाँ पे पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सी राजगोपालाचारी 1948, और उसके बाद राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। तो एक मोटा-मोटा अंदाजा जब आपको लग रहा है, तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि आधी रात को जब देश आजाद हो रहा था, तो जिम्मेदारी पूरी किसके पास आ गई? सत्ता का हस्तांतरण का मतलब ही था कि अब आप जिम्मेदार हैं, तो देश जिम्मेदारी हमारे देश के पास आई। लेकिन पूरी तरह से हम कहें कि व्यवस्थाओं के तौर पे कि जिस व्यवस्था को हम अपना के देश को लेके आगे जाएंगे, वो 1950 में हुआ जब 26 जनवरी से संविधान लागू हुआ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि संविधान को सभा के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको अलग से तो जानना ही होगा, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब बंटवारा हो रहा था, भारत के पहले पाकिस्तान बन गया। आप सोचिए कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी मिल गई, भारत को 15 अगस्त को आजादी मिल गई, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा कहाँ पे है, ये कब तय हुआ? ये 14 को भी तय नहीं हुआ, 15 को भी तय नहीं हुआ, ये तय हुआ 17 अगस्त। 17 अगस्त को डेटा रिलीज होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या है। और याद रखिएगा उस वक्त पाकिस्तान वो पूर्वी पाकिस्तान भी था। तो वो सीमा जो सिरिल रेडक्लिफ थे उन्होंने बहुत कम समय में कुछ ही हफ्तों में तैयार की थी, और वो बड़ी विवादित भी रही, और उस दौरान कहा जाता है कि इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन में से एक था। लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए इस पूरे डिस्प्यूट की वजह से, इस एक जगह से दूसरी जगह आने की वजह से, धर्म के आधार पर एक देश के बनने की वजह से कहा जाता है। और उसमें भी बहुत सारी कहते हैं कि दंगे जो हुए, स्पेशली पंजाब की सीमाओं में कई अपहरण, बलात्कार और मर्डर जैसी घटनाएं उस दौरान हुई। तो वो एक दुख और दर्द भी इस देश की आजादी के साथ जुड़ा रहा, जो आज भी याद किया ही जाता है। अब सारी बातें अगर हो चुकी हैं, तो एक मोटा अंदाजा जैसे मैं बताऊं कि भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ के आसपास थी, और विभाजन में 1 से 1.5 करोड़ लोग लगभग बेघर हुए थे, और साक्षरता दर 12% थी, महिलाओं की साक्षरता दर 8 से 9%, यानी कि और कम थी। जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 साल, और मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अकाल का खतरा देश में रहता था। उसके बाद तो फिर हमने सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन 562 बिखरी रियासतें थी, उसका राजनीतिक एकीकरण करना भी अभी मुद्दा था। और आज जब हम 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस 2026 से मना रहे हैं, दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत आता है, तब तक आ चुका था, मतलब इतने सालों के अंदर साक्षरता दर करीब 80%, जो कि काफी ज्यादा बढ़ी है, कई गुना बढ़ चुकी है, 6 गुना से ज्यादा। जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई है, 70 प्लस हो गई है। हम चंद्रयान और यूपीआई जैसी व्यवस्थाओं को ला चुके हैं। यूपीआई ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसको दुनिया के कई देश, लगभग 10 देश के आसपास अपना चुके हैं अभी। और उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र इसलिए भी कहा जाता है, एक तो दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान तो हमारे पास है ही, दुनिया के सबसे ज्यादा वोट करने वाले लोग, 90 करोड़ से ज्यादा वोटर किसी देश में हैं, तो भारत ही है। और इसके अलावा जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी तो आज के डेट में हो भी गई है, लेकिन जो उसके आसपास दूसरे तीसरे नंबर पर देश है, वो भी उतने लोकतांत्रिक नहीं है जितना ये भारत है। तो ये कुल मिला के एक सफल लोकतंत्र की भी बात कही जाती है भारत के संदर्भ में। और जरूरी है कि अब हम आगे एक सवाल की तरफ भी बढ़े। जब हम इतना कुछ देख चुके हैं, तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट व संविधान सभा के संदर्भ में विचार करके बताना है। पहला कि जवाहरलाल नेहरू पहली कैबिनेट में गृह मंत्री थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में विधानसभा ने अपनाया था। और तीसरा, भारत 15 अगस्त 1947 को एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य बन गया था। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, 2, 3 या कोई भी। इस सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।